Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। This is for standard 8, chapter number 2, history. That is the expansion of British power. That is day 14. तो सर, from right now, यदि आपने डे 1 to डे 13 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारी वीडियो अपलोडेड हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। यदि हमारे ऑनरेबल गार्जियंस देख रहे हैं, रेस्पेक्टेड गार्जियंस देख रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आपके बच्चों की उज्जवल भविष्य कहीं न कहीं विद्यालयों की दीवारों से जुड़ी हुई है। विद्यालय की हर एक एक्टिविटी आपके बच्चे की भविष्य से जुड़ी हुई है। यह विद्यालय कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपकी है, यह संपत्ति आपकी है। इसे सहेज कर रखने की कोशिश कीजिए, इसे संभालने की कोशिश कीजिए और एक बार विद्यालय पर जरूर आप आइए ताकि यहाँ की भी गतिविधि के बारे में आपको जानकारी हो। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप विद्यालय तक आइए। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज ओवर हियर, सिविल सर्विसेज। मतलब सर, उसके बाद से यूपीएससी या स्टेट एसएससी जो आरंभ होती है, वी विल डिस्कस ओवर हियर अबाउट यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके बाद ही आरंभ होती है। ब्रिटिश में सबसे पहले जब सब टेरिटरीज, सब अलग अलग टेरिटरीज डिवाइड हो गए और बहुत सारे टेरिटरीज पर अपना शासन कर लिया, आधिपत्य जमा लिया बेटा, तो अब उसको रूल्स करने के लिए हैंड्स की जरूरत है। जैसे ही सत्ता बड़ी होगी तो अकेले कोई व्यक्ति कैसे शासन कर पाएगा, तो इसके लिए उसमें हैंड्स की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने जो सिविल सर्विसेज थी उनका गठन किया। उनके गठन के बाद से ऐसे ऐसे लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन सके, जो कलेक्टर बन सके जिला का, ऐसे लोगों को नियुक्त किया। हालांकि इससे पहले जो नियुक्ति की प्रोसेस थी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन जो सिविल सर्विसेज थी लॉर्ड कर्नवालिस, जो सख्त कर्नवालिस हम लोगों ने पढ़ा है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ा है। उसके बाद लास्ट डे हम लोग अभी लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो वेलेस्ली की एक अलग सिंपैथी थी इंडिया के प्रति। और डलहौजी उसके बाद आता है, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया, उनकी भी एक अलग नीति थी, उनकी एक अलग पॉलिसी थी, दो हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी थी। और मीन्स कहीं ना कहीं अंग्रेजों को या इंग्लिश ब्रिटिश को काफी इससे लाभ था, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रहे थे। एनीवेज, it was introduced, the civil services were introduced by Lord Cornwallis। और जब वो इंट्रोड्यूस करने के पीछे का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो वो ठीक से पालन हो, उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक बार हमने कह दिया है, जो लिखा जा रहा है वो इम्प्लीमेंट रहे। उस वक्त की कहानी है जिस वक्त सिविल सर्विसेज के नाम से लोग अनभिज्ञ थे। तो लॉर्ड कर्नवालिस सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, रूल्स रेगुलेशंस को बनाने के लिए उसमें ऑफिशियल सबको सैलरी को इंक्रीज किया, बहुत ज्यादा सैलरी कर दी। साथ ही साथ उसमें प्रमोशन की व्यवस्था की गई कि कैसे कैसे प्रमोशन किए जाएंगे, ये सब बातें कही गई। तो जैसे ही ये सब रूल्स रेगुलेशन आया तो यंगर्स थे, जो भी युवा वर्ग के लोग थे, युवा पीढ़ी के लोग थे, वो उसकी ओर बहुत आकर्षित हुआ।
उनको लगा कि हम भी एक कलेक्टर बन सकते हैं, हमें भी उसकी तैयारी करनी चाहिए, हमें भी उसके पैनल में जाना चाहिए। तो बहुत सारे युवा जो थे उसकी वो बहुत आकर्षित हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली, तो यहाँ तक कि एक लॉर्ड फोर्ट वेलेस्ली कॉलेजेस इन कलकत्ता जो है, कलकत्ता में 1801 मतलब 1801 ईस्वी में जो एक कॉलेज था, कॉलेज की स्थापना कर दी, इसमें बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट वेलेस्ली कॉलेज इन कलकत्ता 1801 ईस्वी में उसकी स्थापना भी कर दी। लेकिन 1853 तक, हमने यहाँ लिखा भी होगा, आप देख लीजिएगा, 1853 तक 1853 ईस्वी तक उसकी चयन की जो प्रक्रिया थी, द प्रोसेस टू select the candidate, it was depend upon the board directive body of some that which was just introduced by Lord Cornwallis। तो उनके द्वारा जो कमेटी की गठन की गई थी, उस कमेटी में 1853 ईस्वी तक लोगों को उनके मेधा या इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू ले लेते थे और इंटरव्यू के आधार पर उसे चुन लिया करते थे। ओके, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1853 के बाद से ये प्रोसेस चेंज कर दिया गया। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आयोजन की गई है। वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, थोड़ी सी समस्या इंडियन को इसीलिए हो गई क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो एक पहला हेल्ड किया गया, दूसरी की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भारत में नहीं हेल्ड होती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लंदन में हेल्ड होती थी। और तीसरी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज था वो हिंदी लैंग्वेज नहीं होता था, वो द वर्जन वाज टोटली इन इंग्लिश, तो वर्जन जो था वो सिर्फ इंग्लिश वर्जन में होता था। तो इंडियन को थोड़ी सी समस्याएं उठानी पड़ रही थी। फिर भी बहुत सारे लोग एफर्ट लंदन जाने के लिए एफर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इंडियन जो थे एफर्ट किया और एफर्ट करने के बाद से उन्हें सफलता भी मिली और हमारे सिविल सर्विसेज के रूप में हमारे देश में काम भी किया है। और वैसे ही एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। हमने उनका नाम भी यहाँ लिखने की कोशिश की है। सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का नाम था बेटा सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को 1863 में उनको सेलेक्ट किया गया था आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज में। वो लंदन गए थे, वहाँ इंग्लिश भाषा में उन्होंने पास भी की थी, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हुई थी। उनकी अगर बायोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो उनके साथ बहुत छल कपट किया गया था, उस वक्त ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हमारे हिस्ट्रियन ने उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में लिखा है। तो और भी विशेष चर्चा हम आपके पास करेंगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जिस तरह 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आते हैं तो उनके सम्मान में उसी वक्त रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन गाते, ऐसा कहा जाता है। हमारे हिस्ट्रियन भी ऐसा कहता है, लेकिन एविडेंसेस के साथ कहते हैं। और इसीलिए उनको साहित्य के लिए जो पहले नोबेल प्राइज था गीतांजलि के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर वहाँ एक साल ट्रेनिंग में रहते हैं 1863 से 1864 में। और ये आपके छोटे से टेक्स्ट बुक में, छोटे से बॉक्स में भी लिखा होगा। तो जब सत्येंद्रनाथ टैगोर वहां से वापस आते हैं 1864 में, तो वो पहला आईपीएस बनता है, तो पहला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है बम्बई प्रेसिडेंसी का। उस वक्त बम्बई हुआ करता था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी का वो पहला ये बन जाता है। आई मीन टू से कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो पहले बनते हैं। तो इंडियन सिविल सर्विसेज पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर जो बम्बई प्रेसिडेंसी में बनते हैं 1864 में। तो होप यू आर गेटिंग मी, आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुई है तो आप हमें ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैं अगले वीडियो में आपका नाम भी लूंगा, तो कमेंट कीजिए नाम के साथ। मैं आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा भी, बच्चे देखेंगे भी। और हाँ, अगले पेज में मैप है बेटा, तो उस मैप को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं, उसी मैप पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक आप कहीं मत जाइए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और थैंक यू।